तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक तगड़ा वाला लेटर लिखा है और इस लेटर में उन्होंने अपने राज्य की जनता को राहत देने, उनका रोजगार, उनका परिवार बचाने की डिमांड किया है। साफ साफ कहा है कि कपास के आयात पर भारत सरकार जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी वसूलती है उसको हटा दीजिए। ये डिमांड क्यों की गई है और इसका असर किस तरीके से कितना पड़ रहा है, क्या क्या बातें इस पत्र में लिखी हैं, सब कुछ जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जिन्होंने अपने पिछले बयान पर सफाई दिया है और सारा दोष मीडिया के मत्थे मढ़ दिया है। इसके अलावा कुछ और मामलों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात चीफ जस्टिस की सफाई पर कर लेते हैं। कल वकीलों की किसी मामले में सुनवाई करते हुए पहले इन्होंने कथित रूप से फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने वाले वकीलों को फटकारना शुरू किया और उसके बाद कहने लगे कि कुछ परजीवी युवा हैं, तिलचट्टों की तरह हैं, यानी कॉकरोच की तरह, इन्हें रोजगार नहीं मिलता, अपने पेशे में कोई जगह नहीं मिलती, तो कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य एक्टिविस्ट बनकर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इन बातों को लेकर हर तरफ माहौल गर्म हो गया, क्योंकि हुजूर जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां से ऐसी शब्दावली मीडिया के लिए, देश के युवाओं के लिए, सोशल मीडिया के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी रूप में स्वीकार्य तो नहीं है। अभी पिछली ही वीडियो में हमने इस मामले पर विस्तृत चर्चा किया था, बहुत सारे आंकड़े, तथ्य और सवाल रखे हैं। नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल मामला यह है कि हुजूर ने शनिवार को एक सुनवाई के दौरान अपने पिछले मौखिक बयान पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनके बयान को गलत तरीके से उद्धृत किया और उनकी टिप्पणियों को देश के युवाओं की आलोचना के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत किया। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने फर्जी या फर्जी डिग्रियों का उपयोग करके कानूनी क्षेत्र जैसे व्यवसाय में प्रवेश करने वाले युवाओं के बारे में ये बातें कहा था, न कि आमतौर पर युवाओं के खिलाफ। चीफ जस्टिस का कहना है कि मुझे पढ़कर बहुत दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरे मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से फर्जी डिग्री वालों की आलोचना किया था, यानी जो लोग फर्जी डिग्री लेकर वकालत जैसे पेशे में आ जाते हैं। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए वे परजीवी के समान हैं। अब ये जो लाइनें हैं ये फिर से विवाद पैदा करती हैं। हुजूर का कहना है कि फर्जी डिग्री वाले लोग वकालत के पेशे में भी आ जाते हैं और ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य जगह पर भी घुसपैठ कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि ये बात किसके लिए है? यदि आपको पता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग फर्जी डिग्रियों के साथ घुसपैठ कर चुके हैं तो कार्रवाई करिए। इस तरह से आप जनरल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ये तो सबके लिए बात हो गई। बहरहाल आगे इन्होंने कहा कि ये कहना पूरी तरह से निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर, यानी अपने देश के युवाओं पर, अपने देश की जनता पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरणा देता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवा मेरे प्रति बहुत आदर और सम्मान रखते हैं और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत का स्तंभ मानता हूं। अब यहीं पर दो चार बातें मेरे दिमाग में बहुत जोर से आ रही हैं, हिलोरे मार के। पहला तो ये कि हुजूर, यदि आप सच में भारत के मानव संसाधन पर गर्व करते हैं तो उनके लिए कुछ करिए। गर्व खाली शब्दों में मत रखिए, उनके भविष्य के बारे में सोचिए, एक्शन लीजिए। क्योंकि आज जो भारत युवा दिख रहा है ना, 25 साल बाद यही भारत बुढ़ा जाएगा, बुढ़ौती आ जाएगी। और आज जिनकी जवानियां बर्बाद हो रही हैं उनका बुढ़ापे में क्या हाल होगा, जरा सोचिए। सवाल ये भी है कि आपको ये जानकारी कहां से मिली कि वकील पेशे से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह फर्जी डिग्री वाले लोग घुस गए हैं? यदि जानकारी मिल ही गई है तो उसके पीछे के कारणों का पता लगाइए कि देश के युवाओं को फर्जी डिग्री की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या उन्हें असली डिग्री नहीं मिल पा रही? और जिन्हें असली डिग्री मिली है उनका क्या हाल है? क्या उन्हें नौकरी मिल पा रही है? इस पूरे मामले पर मैंने पिछली वीडियो में विस्तृत चर्चा किया है। आप दर्शकों से अपील है कि नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है कि देश के युवाओं को फर्जी डिग्री की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या उन्होंने जो मूल डिग्री लिया है उसमें उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं? तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्योंकि फर्जी रास्ते पर कोई भी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से चलना नहीं चाहता, मजबूरी में चलता है। आगे हुजूर ने अपनी सफाई में कहा कि मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा था जो फर्जी डिग्रियों का उपयोग करके कानूनी क्षेत्र जैसे व्यवसाय में आ चुके हैं। मगर सवाल तो ये है कि हे माननीय चीफ जस्टिस, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के युवा आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं। और ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष सूर्यकांत शर्मा का नहीं, बल्कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का है। और ससम्मान हम सभी इस पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी फर्जी डिग्री वाले को भी परजीवी या काकरोच बुलाए। यदि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें तो न्यायपालिका के प्रति आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद आपने सफाई दिया और सफाई में भी कई सवाल छोड़ गए। बहरहाल सही कहा जाए तो हुजूर, इस देश का युवा
आपकी ये कथित बातें भी स्वीकार लेगा, मगर उनके लिए कुछ करिए। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आए दिन पर्चा आउट हो रहा है। आईआईटी की डिग्री लेने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आप सच में देश के युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ मानते हैं तो उन्हें पहले अपने जीवन में विकसित होने दीजिए, इसके बाद वो देश विकसित कर लेंगे। उनको क्रिकेट की सट्टेबाजी से निकालिए, रिलेरिया से निकालिए। ये जो हर दूसरे दिन क्रिकेट मैच हो रहा है, ये देश को बर्बाद कर रहा है। अब आते हैं तमिलनाडु। यहाँ के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि कॉटन यानी कपास पर लगने वाली जो 11% की ड्यूटी है, प्रधानमंत्री जी उसे हटा दीजिए। विजय का कहना है कि तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टिंग स्टेट है, यानी कपड़ा और गारमेंट निर्यात में तमिलनाडु की बड़ी भूमिका है। तमिलनाडु के टेक्सटाइल सेक्टर में लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। इसमें खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में काम करती हैं। सीएम विजय ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय भयंकर संकट से गुजर रही है और उसका कारण है कॉटन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी। सीएम का कहना है कि यह संकट मुख्य रूप से कॉटन प्रोडक्शन की कमी और देश में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ने के कारण पैदा हुआ है। पिछले 2 महीने में कॉटन की कीमत 54,700 प्रति कैंडी से बढ़कर 67,700 प्रति कैंडी हो गया है, यानी यह बढ़ोतरी करीब 25% की है। यानी इसकी कीमत 301 रुपए से प्रति किलो से बढ़कर 330 रुपए प्रति किलो हो गई, जिसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल शॉर्टेज और कास्ट प्रेशर बढ़ गया है। सीएम विजय ने कहा है कि ऐसी स्थिति में रॉ मटेरियल की लगातार सप्लाई केवल इंपोर्ट से ही सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन कॉटन इंपोर्ट पर अभी 11% की ड्यूटी लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कॉटन इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री किया जाए तो इंडस्ट्री अपने बढ़ते एक्सपोर्ट्स कमिटमेंट्स को पूरा कर सकेगी और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनी रहेगी। सीएम विजय का कहना है कि एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, यानी सबसे ज्यादा नौकरी इसी क्षेत्र से निकलती है कृषि के बाद। इसलिए हे प्रधानमंत्री, कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी जो कि 11% है उसको हटा दीजिए, वरना लाखों नौकरियां खतरे में हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एक तो पहले से लोगों को नई नौकरी मिलना बहुत कम हो गई है, जो पहले से नौकरी में है उनकी नौकरी पर संकट आ चुका है। तमिलनाडु में पिछली सरकार ने भी प्रधानमंत्री से लगातार टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने की अपील किया था। हमने तब भी आपको दिखाया था। पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से राहत पाने के लिए बहुत जोर लगाया और अब नए मुख्यमंत्री भी वही कर रहे हैं। देखना है कि परिणाम क्या होता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु भारत का बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट स्टेट है, यानी वो भारी मात्रा में कपड़े बनाकर विदेशों में बेचता है। यानी जब ये एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में तो विदेशी मुद्रा आती है, खासकर डॉलर आता है। वही डॉलर और वही विदेशी मुद्रा जिसको बचाने का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से किया है और कह दिया कि सोना मत खरीदिए। तमिलनाडु में लाखों की संख्या में लोग इस क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। तिरुपुर और कोयम्बटूर में इसका पूरा हब है। यही 2 स्थान मिलकर भारत के लगभग 55% नेटवेयर एक्सपोर्ट को सप्लाई देते हैं। साल 2024-25 में इस क्लस्टर के एक्सपोर्ट करीब 45,000 करोड़ रुपए के रहे। समझने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलता है, क्योंकि घर में या घर के आसपास ही काम करना होता है। अब क्योंकि कपास महंगी हो रही है, धंधा चलाना है तो कपास की जरूरत है, ऐसे में इंपोर्ट करने की आवश्यकता आन पड़ी है। मगर इंपोर्ट करने पर 11% सरकार ड्यूटी ले लेती है, जिसके कारण वो भी महंगा हो जाता है। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये ड्यूटी माफ कर दे ताकि सस्ता कॉटन मिले और तमिलनाडु में लाखों लोगों का घर परिवार रोजगार बचा रहे। बाकी तो आप जानते ही हैं, थोक महंगाई यानी इन्फ्लेशन 8.3% हो गया अप्रैल 2026 में, जबकि मार्च में ये 3.88% था। यह बढ़ोतरी पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन 24% से ज्यादा लगभग 25% बढ़ चुका है। भारत की बेरोजगारी की बात करें तो अप्रैल 2026 में भारत की बेरोजगारी 5.2% थी। शहरी बेरोजगारी 6.6% से भी ज्यादा हो चुकी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 की शुरुआत में युवाओं में बेरोजगारी लगभग 15%, फरवरी में और बढ़ गई, मार्च में और भी ज्यादा बढ़ गई। सामान्य बेरोजगारी 5% के आसपास दिखती है, लेकिन युवा वर्ग में समस्या कहीं ज्यादा है, यानी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब जब तेल की कीमतें बढ़ गई हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फैक्ट्री में बिजली, ईंधन, लॉजिस्टिक, इन सब की लागत बढ़ेगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा और भारत की कंपनियों का जब माल महंगा होगा तो वो एक्सपोर्ट दुनिया में यानी बाहरी दुनिया से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इस समय भारत पर संकट बनकर आए हैं और इन सब के पीछे का कारण है मोदी सत्ता की कमजोरी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में थे। यह बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्रिक्स के सदस्य जैसे ईरान, यूएई और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि एक तरफा दबाव, प्रतिबंध और कोएर्सिव मेजर्स अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर की भावना के खिलाफ है। सभी ब्रिक्स देशों को इस पर कुछ करना चाहिए, प्रतिबंधों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सवाल है कि हे विदेश मंत्री, ब्रिक्स के जिन देशों के प्रतिनिधियों के सामने आप ये बातें दोहरा रहे हैं, उन्हीं में से एक रूस है जो आपको तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे क्योंकि अमेरिका और ट्रंप ने मना किया है और आप कथित रूप से डर के बैठ गए हैं। इसी में एक देश ईरान भी है जो आपको बहुत अच्छा
अच्छा तेल देता था, साफ सुथरा सस्ता तेल देता था, उससे आपने कई साल पहले ही लेना बंद कर दिया, उसी ट्रंप और अमेरिका के मना कर देने से। और इसी ग्रुप में एक देश चीन भी है, जिसने न तो ईरान से व्यापार बंद किया न रूस से। वो अमेरिका और ट्रंप के दबाव में नहीं आया, उल्टे ट्रंप एक तमाचा मारते हैं तो चीन पलट के 4 तमाचा मारता है। तो आप इन देशों की तो बात ही मत करिए, वो तो झुकने को तैयार नहीं है। न रूस झुका अमेरिका के आगे, न चीन, न ईरान, कोई झुकने को तैयार नहीं। ये काम खाली 56 इंच वाले ही कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये जो संकट आया है ये मोदी गवर्नमेंट मेड संकट है, ये अपने से नहीं आया है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।